कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर हिस्ट्री में हम विदेशी आक्रांताओं को पढ़ रहे हैं और विदेशी आक्रांताओं में यूनानी, कुषाण को पढ़ा। अब हम शकों को पढ़ा। अब हम हमारा जो पाठ है, तीसरा पाठ बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, उसी का अंतिम अध्ययन बिंदु है हूण की अंतिम विदेशी जाति है जिन्होंने हूण है और हूणों ने आक्रमण किया और उस समय भारत की क्या स्थिति थी और किस प्रकार से उन्होंने उनका सामना किया। और अंत में चूंकि हम आत्मसातीकरण पढ़ रहे हैं तो अंत में वो परास्त होकर किस प्रकार से भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर ही विलीन हो गए, उसी स्थिति को हम इस पाठ के अंदर समझेंगे। इस बिंदु के अंदर हम समझने का प्रयास वो करेंगे। देखिए, अध्ययन बिंदु है हमारा हूण, एक विदेशी जाति मध्य एशिया से आई हुई, ये भी, और इनका जो स्थान माना जाता है वो हम समझते। देखिए, उत्पत्ति यानी उद्भव की हूण मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे, तो उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक विचार ऐसा है जिस पर अधिकांश विद्वान को एक मत है या उनका मानना है कि इस पर सभी की सहमति है, वो है कि हूण मंगोलों की तरह ही मध्य एशिया से आई हुई एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। खानाबदोश यानी एक तरह से घुमंतू जाति और जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, तो ये खानाबदोश और बर्बर जाति थी। और भारतीय इतिहासकार कुछ इतिहासकार इन्हें गुर्जर और बंजारों की उपजाति भी मानते हैं, ठीक है। और वहीं कुछ इतिहासकार इन्हें राजपूतों के पूर्वजों के रूप में भी इनको मानते हैं या इनको देखते हैं कि राजपूतों के पूर्वज कौन थे, ये हूण थे, ठीक है। हूणों का जो मुख्य स्थान माना जाता है वो काकेशस माना जाता है, और काकेशस जो है, और वहीं से उन्होंने मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की तरफ उन्होंने जो है वो बढ़े और वहां पे उन्होंने अपना विस्तार है वो किया। भारत में वो पश्चिम दिशा की तरफ से भारत की तरफ बढ़े हैं, और जब भारत में हूणों ने आक्रमण किया या पश्चिम से वो भारत की तरफ आए हैं, तो उन्होंने भारत को बहुत भारी मात्रा में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया, या कह सकते हैं भारत को खूब उन्होंने लूटने का प्रयास किया या खूब लूटा। इनका जो समय काल है, हूणों का जो समय है वो माना जाता है 450 ईस्वी के आसपास का समय माना जाता है। हूणों ने भारत के अंदर सोने के या स्वर्ण के सिक्के चलाए और उन स्वर्ण के सिक्कों को हूण के नाम से ही जाना जाता है, उन्हें हूण ही कहा जाता है। तो हूणों ने जो सिक्के चलाए थे, अगर आपका प्रश्न आ भी जाता है कि हूणों ने जो स्वर्ण के सिक्के चलाए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बल्कि उन्हें हूण नाम से ही जाना जाता था। तो ये आपके लिए इजी रहेगा। कुछ क्या अधिकांश मत यही है कि ये जो हूण थे ये चीन के हुन्नाव या हुआन प्रांत से संबंधित थे, ठीक है। तो इनका जो प्रदेश था चीन के अंदर वो हुन्नाव या हुआन जो है हुयान प्रदेश माना जाता है। तो यहीं से निकली हुई ये चीन जाति थी, ये मध्य एशिया से होते हुए उन्होंने भारत की तरफ भी आक्रमण किया और फिर भारत में इस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। एक छोटा सा साम्राज्य है, उन्होंने भी अपना यहाँ पर भारत के अंदर स्थापित किया। जब हूण भारत की तरफ बढ़ रहे थे उस समय भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य का शासक था स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त की शासन व्यवस्था थी और स्कंदगुप्त के शासन के समय में अनेकों बार हूणों ने भारत की तरफ आक्रमण किया है, या हूणों को अनेकों बार, सैकड़ों बार उन्होंने आक्रमण कर करके स्कंदगुप्त को ललकारा, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हूणों का सामना किया, उस आक्रमण का उसने अंतिम समय तक सामना किया है। उसका बार बार उन आक्रमणों का जो है मुकाबला उसको करना पड़ा। हालांकि स्कंदगुप्त ने अपनी सेना के आधार पर उसका सामना भी किया, लेकिन फिर भी ये इतिहासकार ये मानते हैं कि स्कंदगुप्त है वो पूरी तरह से हूणों को पराजित नहीं कर पाया, अर्थात स्कंदगुप्त की जो विजयश्री है वो धुंधली ही नजर आती है, या स्कंदगुप्त को हूणों के ऊपर विजय नहीं मिली। माना जाता है कि स्कंदगुप्त अपने अंतिम समय तक में भी हूणों का मुकाबला वो करता रहा और
गुप्त साम्राज्य जब पतन की तरफ बढ़ रहा था या गुप्त साम्राज्य के संधि काल के दौरान हूण शासक तोरमान, ठीक है, हूण शासक जिसका नाम है तोरमान, जो कि महान और प्रतापी शासक माना जाता है हूणों में, कि गुप्त साम्राज्य के पतन के समय हूण शासक तोरमान ने आर्यावर्त अर्थात वर्तमान मालवा यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र उसके ऊपर अपना अधिकार कर दिया और फिर उसने यहाँ पर स्थायी शासन की नींव डाली, ठीक है। हूणों ने मालवा के अंदर अपने स्थायी शासन की नींव डाली और वही इसका पुत्र था मिहिरकुल। मिहिरकुल या मिहिरकुल के नाम से भी जाना जाता है। इसने पंजाब के हिस्से को जीता और वहां पर भी उसने अपना अधिकार है वो कर लिया। तो इस प्रकार में हूण है वो भारत की तरफ बढ़े और भारत में उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को लागू किया या स्थायी शासन व्यवस्था यहाँ पर उन्होंने शुरू की, ठीक है। अब हूण शासक तोरमान, उसके विषय में हम जानते हैं कि हूण शासक जो तोरमान था वो अपने समय का महान और प्रतापी शासक माना जाता है। इसने और इसके पुत्र मिहिरकुल, ठीक है, मिहिरकुल भी जाना जाता है मिहिरकुल, ठीक है। तो हूण शासक तोरमान और इसके पुत्र मिहिरकुल ने मथुरा और तक्षशिला में शासन व्यवस्था शुरू की या शासन किया और यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ भी भारी मात्रा में उसने रक्तपात किया यानी नरसंहार किया और नरसंहार करने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था को यहाँ पर भी कायम रखा। जैन ग्रंथ है कुलेमान, ठीक है, कुलेमान जो है उसके अनुसार कुलेमान के अंदर कहा गया है कि जो तोरमान हूण शासक तोरमान था वो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित नाम है पवैया नगरी, ठीक है, कि पवैया नगरी से वो शासन करता था और वर्तमान में ये पवैया नगरी ग्वालियर के अंदर या ग्वालियर के आसपास में स्थित मानी जाती है, ठीक है। अब हूणों का सामना गुप्तों के पतन के बाद हूणों का जो सामना है दो स्थानीय शासक थे जिसका नाम था यशोवर्मन और दूसरा था बालादित्य, ठीक है। तो हूणों का सामना स्थानीय शासक यशोवर्मन और बालादित्य के द्वारा भी किया गया और इन दोनों शासकों ने हूणों का दमन किया। दमन करना यानी उनको परास्त करना और उन्हें भारत से खदेड़ देना। तो ये स्थानीय शासक थे और 528 ईस्वी में हूण है यशोवर्मन और बालादित्य की संयुक्त शक्ति के आधार पर ये पराजित हो गए, लेकिन हूण वापस मध्य एशिया की तरफ नहीं गए, अपने स्थान की तरफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने यही भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अंदर ही ये रच बस गए और यहीं पर उन्होंने आत्मसातीकरण कर लिया। आत्मसातीकरण यानी यहीं पर वो विलीन हो गए, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया। अब हूणों के धर्म के बारे में विद्वान ये कहते हैं कि हूण है वो शैव धर्म को मानने वाले थे या शिव को मानने वाले थे और जो ये नारा जो हम बोलते हैं हर हर महादेव, ठीक है, ये हर हर महादेव का नारा है वो हूणों ने ही दिया था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और फिर अगर हम हूणों का उद्देश्य और प्रभाव अगर यहाँ पर जाने तो हूणों का उद्देश्य तो ये था कि हूण एक नरसंहारक, क्रूर और बर्बर जाति थी और ये कहीं न कहीं साम्राज्य के विस्तार की दृष्टि से भारत की तरफ बढ़े थे और चूंकि भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था तो उन्हें भारत के अंदर आसानी से कदम पसारने में या अपने पांव पसारने में उन्हें आसानी रही, लेकिन उनको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और अंत में यही हूण जो साम्राज्य के उद्देश्य से भारत की तरफ आए थे उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। और उसके बाद इससे हमें पता चलता है कि उस समय गुप्त शासकों का जो है या गुप्त शासकों की कमजोरी का पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य किस प्रकार से पतन की तरफ जा रहा था या कमजोर शासन व्यवस्था का पता चलता है। इसलिए इस विदेशी जाति ने भारत की तरफ आक्रमण किया या यहाँ पर अपने पांव पसारे। तो ये था हमारा शॉर्ट बिंदु छोटा सा जिसमें हमने हूणों की जो है स्थिति को पढ़ा है और हूण शासक तोरमान जो कि महान और प्रतापी शासक था और इसका जो है हूणों का जो दमन किया है वो यशोवर्मन और बालादित्य 528 ईस्वी में और ये भारतीय स्थायी शासक थे जिन्होंने हूणों को परास्त करके इनके ऊपर विजयश्री हासिल की। लेकिन हूण है वो वापस मध्य एशिया नहीं गए बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा बनकर रह गए।